से विपक्षी गठबंधन के सभी पार्टियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये ऐलान कर दे कि अगर लोकसभा चुनाव ईवीएम से होता है तो हम इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो पब्लिक के वोट का कोई महत्व नहीं, ये ईवीएम में घोटाला करेंगे, ईवीएम में हैक करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। आपका चुनाव कराने का कोई सेंस नहीं होगा। इनको क्लियर कहना चाहिए, या तो वीवीपैट के अंदर इन्होंने कहा कि वो पर्ची निकलेगी, वो पर्ची को हम बॉक्स में डालेंगे और उसके बाद में उस पर्ची की गिनती होगी। अगर वैसा भी करते हैं तो भी ठीक है, बैलेट पेपर से करते हैं तो भी ठीक है, मगर ईवीएम पे ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकते। ये पूरी तरह से घोटाला है। ईवीएम में करेंगे तो ये मोदी निश्चित रूप से जीतेगा। आप किसी भी पार्टी को वोट दे दो, वोट तो आपको कमल का ही जाएगा, निश्चित है, पक्का है। ये बेईमानी करके जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे आप लोग? सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, मगर अभी ऐसा लगता है मेरे को कि चंद्रचूड़ साहब का जो बयान आया उससे मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है सुप्रीम कोर्ट भी इनके केंद्र सरकार के दबाव में है, इसलिए वो अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है, बहुत विडंबना है देश की, लोकतंत्र समाप्त होने जा रहा है। मरना लगता है सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में है। बिल्कुल प्रेशर में है सर। आप क्या बात करते हो? लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए गए हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और लास्ट में मीडिया। अब चारों स्तंभ को इन्होंने प्रहार किया है। लोकतंत्र मरणासन स्थिति में हो गया है। सबसे पहले विधायिका को इन्होंने बाजार बना दिया। किसी भी स्टेट में विधायक चुन के आते हैं, सूटकेस भर के ले जाए, विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार बनाते हैं। दूसरे नंबर कार्यपालिका आपने हाल देख ही लिया। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, सबको इन्होंने अपना गुलाम बना रखा है। सब एक तरह रखते हैं। एक रिपोर्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। अभी ये ना हाल फिलहाल में ना IMF ने ना भारत को ना चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि आपका जो कर्जा है वो लगातार बढ़ रहा है। हाँ, IMF ने चेतावनी दी है भारत को कि आपका कर्जा लगातार बढ़ रहा है और डेट टू GDP रेशो जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके GDP के जो है ना उससे एक्सेस में चला जाएगा, आगे चला जाएगा। अभी जो है तो डेट टू GDP रेशो 81% है। उसका कहना है कि 100% को भी क्रॉस कर जाएगा। अभी जो डाटा आया था पीछे 155 लाख करोड़ का कर्जा था। अब जो एक नया डाटा आया है उसके अनुसार मार्च जो है सो 2024 तक 170 लाख करोड़ का कर्जा भारत के ऊपर आने वाला है। ये डॉक्यूमेंटेड है। तो कहीं ना कहीं कर्जा और बढ़ने वाला है। IMF ने आपको चेतावनी दे दी कि भैया आपके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, आप कैसे हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आपकी इकॉनमी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि ये लोग विकास का इतना ढिंडोरा पीटते हैं। ये कहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बढ़ गई, GDP ये मतलब इतनी GDP बढ़ गई, देश हमारा विकास कर रहा है। अरे इतना समझ में नहीं आ रहा। ये आम पब्लिक को ये लोग मूर्ख समझते हैं कि हम कहेंगे विकास हो रहा है तो ये मान लेंगे। मैं तो एक बात जानता हूँ, अगर आपका देश अगर विकास कर रहा होता तो जो डॉलर मनमोहन सिंह के समय 65 था, अभी 87 को क्रॉस क्यों कर रहा है? देश के ऊपर जो 55 का था वो फिर भी 65 से बहुत ज़्यादा है। उन्होंने वादा किया था, जब $65 का रेट था तो मैं मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ बेचते थे कि भारत का रुपया गिर रहा है तो इसका मतलब आपकी प्रतिष्ठा गिर रही है। 65 का था डॉलर और अब क्या हो रहा है, 82 रुपये हो गई तो आपकी प्रतिष्ठा नहीं गिर रही है। अब आप इतना क्या हो रहा है, जो देश का कर्जा 55 लाख करोड़ था वो 155 आपने कहा 180 हो गया तो 170 लाख होने वाला है। 70 हो गया तो वो भी देश के लिए बहुत एक खतरनाक स्थिति है। भारत का जो कांग्रेस ने इसके ऊपर हल्ला बोला था, उन्होंने कहा था कि भैया हमने 65 सालों में सिर्फ और सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। आपने आते ही 8-9-10 सालों में 100 लाख से ऊपर का कर्जा ले लिया। देखो ऐसा है कि अपन परिवार के बजट में भी परिवार का मुखिया जो कमाता है उसके अनुसार अपन एक परिवार का बजट बनाते हैं। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं, देश के अंदर जितनी इनकम नहीं है, देश के अंदर कितनी फिजूल खर्ची है। अनगिनत बार इन्होंने विदेश यात्राएं की। उन विदेश यात्राओं में कितना खर्चा हुआ, कभी इन्होंने श्वेत पत्र जारी किया कि कितना खर्चा हुआ, विदेशों से कितना रिटर्न मिला? कुछ भी नहीं। G20 का इतना बड़ा बखान करते हैं कि हमने वो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी, G20 कर ली। अरे भैया G20 एक ऐसा ही है जैसे एक किटी पार्टी होती है महिलाओं की, उसमें महिलाओं का ग्रुप होता है, 1 by 1 करके हर महिला का नंबर आता है, अपने घर में पार्टी देती है, खाना पीना होता है। इसी तरह 20 मेंबर है, सदस्य है, हर सदस्य के यहाँ एक बार G20 होता है। इससे पहले जर्मनी में भी G20 हुआ था। जर्मनी ने G20 किया जब सिर्फ 642 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मगर नरेंद्र मोदी ने
देश की जनता की मेहनत की कमाई टैक्स का पैसा G20 में बर्बाद किया। 4200 करोड़ रुपए उसने G20 में बर्बाद कर दिया। कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा हुआ, मेहमान आए थे बाहर से, सिक्योरिटी जो है सो कहीं ना कहीं उसके ऊपर खर्चा किया गया, ये कहना है। अरे कुछ पे भी खर्चा किया, मगर ये खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, अनुमान से ज़्यादा खर्च किया गया। सिक्योरिटी पे किया वो तो वाजिब बात ही। आप इंडिया की स्थिति है, 80 करोड़ लोग तो आपको भूखे नंगे 5 किलो राशन दे रहे हो, और मेहमानों को खिलाने के लिए आप सोने और चांदी की प्लेटें खरीद रहे हो। गरीबों को छिपाने के लिए ग्रीन पर्दे लगा रहे हो पूरी दिल्ली में छिपाने के लिए। आप क्यों इतना प्रदर्शन कर रहे हो? ये सारे जो बाहर विदेशी लोग भी जानते हैं कि इंडिया की माली स्थिति क्या है, आपकी माली हालत सभी जानते हैं। आपको ऊंचा दिखाने से आप ऊंचा नहीं हो जाओगे। अच्छा, एक बात और, जैसे हमने बात की कर्जे की, तो डेट टू जीडीपी रेशो जो है सो अन्य कंट्रियों का, जैसे जापान हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, इनका बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो विपक्ष जो इतना आवाज़ प्रश्न उठा रहा है कि आपने कर्जा क्यों ले लिया, दिक्कत क्या है? इनको कर्जा इसलिए लेना पड़ा कि जब राजा का खजाना खाली हो जाता है तो खजाना भरने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। तो इन्होंने फिजूल खर्ची इतनी ज़्यादा की। अब एक बात बताइए, देश में ऑलरेडी एक संसद भवन बना हुआ है, आपने 20,000 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए नया संसद भवन। अगर ये इतने लोग खड़े हैं, किसी का एक मकान ऑलरेडी है, आप अपने मकान में रह रहे हो, फिर भी आप मकान ताला लगा के पास में ही दूसरा मकान क्यों बना रहे हो भाई? क्या जरूरत है? अरे यार, 20,000 करोड़ देश का बर्बाद कर दिया नया संसद भवन बनाने में, जबकि संसद भवन बना हुआ है। ये देश के पैसे की फिजूल खर्ची है। जब आप ऐसे फिजूल खर्ची करोगे तो फिर देश के ऊपर कर्जा बढ़ेगा ना। कर्जा इसलिए बढ़ रहा है देश के ऊपर। और जनता जो है तो इसको फजूल खर्ची नहीं मानती है, वोट दे रही है। अरे वोट दे रही है, मगर जब स्थिति जो विपक्ष जो है वो लोगों को समझा क्यों नहीं पा रहा है फिर? नहीं, आप मेरे को समझाइए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब एक ऑलरेडी संसद भवन है तो नया संसद भवन बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? आप मेरे को समझाइए, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि नया संसद भवन बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। ऑलरेडी एक संसद भवन था, उसके अंदर सफिशेंट काम चल रहा था, क्या जरूरत पड़ी 20,000 करोड़ बढ़ने? सरकार का तर्क ये है कि मेंबर बढ़ेंगे और आगे जाके फ्यूचर में, और उसके लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। दूसरा जो उन्होंने रीजन दिया कि अंग्रेजों के समय का था वो, इसलिए हमने है ना अपने स्वतंत्र भारत का एक अलग से अपना पार्लियामेंट जो बनाया है। बात समझ में आ गया ना कि मोदी जी अपने नाम का महिमा मंडन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा कार्यकाल समाप्त होने से पहले मैं कुछ ऐसा कार्य कर जाऊं कि युगों युगों तक मेरा नाम अमर हो जाए। इसीलिए उन्होंने अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, ताकि मेरा नाम अमर रहे। नए संसद भवन बनाने का भी यही कारण है कि लोकार्पण उद्घाटन श्रीमान नरेंद्र मोदी, नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। लोकतंत्र में सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उसको आप उद्घाटन आप करते हो, उसको इनवाइट भी नहीं करते हो। राष्ट्रपति का घोर अपमान किया आपने, शर्म आनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री का आपने बहुत पाप किया है। अगर 22 तारीख को अगर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहे नरेंद्र मोदी, तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है। राम मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से होना चाहिए। वो क्या नाम है सर आपका? अरविंद जैन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने